Hello everyone, this is Atul again, and I have come up with this new video. As you know, and we have uploaded a video of very important 50 questions from a very important topic, that is fundamental rights. So we are moving ahead and with this new video, and in this video, and we are going to talk about more 50 questions which are very relevant to your exams. And before starting, and I would like to thank the entire subscribers and who have supported a lot to this channel. And it is my humble request, if you haven't subscribed our channel yet and you are watching our videos on daily basis, please do visit our channel and please subscribe this channel and also press the bell icon so that you can't miss any notification. So let's begin with this new video. In this video, I have already mentioned, and we are going to talk about some more important and relevant questions from this topic. So the very first question of 51, and that is, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है दोस्तों। तो बताइए, प्राण और दैहिक दैहिक स्वतंत्रता जो है वो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई है। तो आप याद रखना, अनुच्छेद 21 में दी गई है। आपको पता है कि 21 में आपकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। इसमें लिखा गया है कि किसी भी नागरिक को, या कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति को, भारतीय क्षेत्र में हम क्या नहीं कर सकते, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके प्राणों को उससे, उसकी दैहिक स्वतंत्रता को उससे छीना जाएगा, अन्यथा नहीं। तो आप याद रख सकते हैं कि अनुच्छेद 21 है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 52। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार। आपको पता है कि धार्मिक स्वतंत्रता आपके अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में दी गई है। और एक बार मैं क्विक रिवीजन आपको करा दूं तो 25 में दिया गया है आपको कि धर्म, किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका आचरण करने, उसका प्रचार प्रसार करने का आपको अधिकार है, लेकिन प्रचार प्रसार में जबरन धर्म परिवर्तन कराना बिल्कुल भी शामिल नहीं है। इसके बाद अगर बात करें 26 की, तो आपको धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की, यानी कि जैसे कि आप देखते हैं कि गणेश चतुर्थी में गणेश पूजा होती है, सरस्वती पूजा होती है, तो हम लोग नए नए कार्यों का प्रबंध करते हैं, रामलीला करते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से धर्म के प्रचार प्रसार में या धर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रबंध करते हैं। तो उसकी आजादी आपको दी गई आर्टिकल 26 के तहत। इसके बाद 27 आर्टिकल है। 27 आर्टिकल कहता है कि आपकी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से छूटे, यानी कि आपको पता है कि धार्मिक कार्यों में दिया गया जो आपका दान होता है, चंदा होता है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 27 में है। और उसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 28 में, तो धार्मिक शिक्षा में आपको उपस्थित होने का, आपके पास की स्वतंत्रता है, का अधिकार है। तो पहला पॉइंट इसमें कहता है कि धर्म प्रचार करने का अधिकार। तो दोस्तों, धर्म प्रचार करने का बिल्कुल आपको अधिकार है, ये स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है। सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, बिल्कुल दोस्तों, सिखों को कृपाण धारण करने और उसको रखने का अधिकार भी दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति कृपाण धारण करता है तो ये उसको माना जाएगा कि वह सिख धर्म का एक तरीके से पालन करने वाला व्यक्ति है। राज्यों को समाज सुधारक एवं विधि निर्माण का अधिकार, और धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, ये बिल्कुल नहीं। फोर्थ तो बिल्कुल ही नहीं है। तो आप बताइए, बी ऑप्शन में भी फोर्थ आ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता है। सी ऑप्शन में भी फोर्थ आ रहा है, ये तो हो नहीं सकता है। और आपको बता दूं मैं, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ए पार्ट इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 53। और 53 क्वेश्चन को आप जरा देखिए ध्यान से। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 25, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो आपका क्या होगा, सही कहलाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, यानी कि 54। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो दोस्तों ये पूछा गया है आपसे, ए समानता के अधिकार से संबंधित है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, या फिर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित है। तो दोस्तों ये आपका आर्टिकल 25 जो है वो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 55 क्या है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्र का अधिकार एंड किसके अधीन नहीं है। तो दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कह सकता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको आर्टिकल 25 के तहत स्वतंत्रता तो मिली है, धार्मिक स्वतंत्रता तो मिली है, लेकिन किन उपबंधों के अंतर्गत रहते हुए। तो दोस्तों याद रखना, हम कह सकते हैं लोक व्यवस्था,
सदाचार और स्वास्थ्य। दोस्तों, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, इन तीन विषयों को ध्यान में रखते हुए, लोक व्यवस्था या सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपको किसी भी धर्म को मानने का आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता है। आपको किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने का, उसका प्रचार प्रसार करने का, उसको धारण करने का आपके पास अधिकार है। लेकिन इन तीन व्यवस्थाओं को आपको के अंतर्गत रहते हुए ये कार्य करना है। मान लीजिए कि अगर आप कोई धर्म की स्वतंत्रता है, कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं और उससे लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, या कह सकते हैं कि लोक व्यवस्था यानी कि समाज में एक लोक व्यवस्था बनाई गई, जैसे कोविड के दौरान आपको पता है कि सभी मंदिर और सभी मस्जिद या कोई भी गुरुद्वारे हो, मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये सभी जो बंद रहे। तो बंद रहे इसका मतलब एक लोक व्यवस्था थी और उस लोक व्यवस्था के तहत इन सभी को बंद रखा गया ताकि लोगों के स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव ना पड़े। तो इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत रहते हुए आपको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसमें पूछा गया है किसके अधीन नहीं है, तो दोस्तों समाज सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन है, स्वास्थ्य के अधीन है, सदाचार के अधीन है। इसका मतलब मानववाद के अधीन नहीं है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 56। अनुच्छेद 23 आपको देखना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलाश्रम का प्रतिबंध है, बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, तो आपको बिल्कुल मैंने बताया अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। लास्ट है अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का जो अधिकार है वो आर्टिकल 29 में नहीं दोस्तों, वो आर्टिकल 30 में दिया गया है। किस में दिया गया? आर्टिकल 30 में दिया गया है। इसलिए यही वाला ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट हो जाएगा, यानी कि यही गलत है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करें, क्वेश्चन के हिसाब से बात करें, तो यही क्वेश्चन आपका, यही ऑप्शन इसका सही होगा। अगला बढ़ते हैं और देखते हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मानव के दुर्व्यापार तथा बालाश्रम का प्रतिषेध, बताइए ये 23 है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, बिल्कुल दोस्तों। बी जो आर्टिकल 29 है इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण भी दिया गया है। और तीसरा है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 32 में बिल्कुल दिया गया है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार, ये आपका ऑप्शन जो है वो गलत है, सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि आपको पता है शिक्षा संस्थाओं का स्थापना जो है वो आर्टिकल 30 में दी गई है मूल अधिकार के, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो पहले मैंने बताया उसी के बेस पर ये क्वेश्चन है। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो आपको पता है लोक व्यवस्था एक प्रतिबंध है, साथ ही साथ बताइए आपको कौन सदाचार एक प्रतिबंध है और स्वास्थ्य एक प्रतिबंध है। यानी कि इन तीन प्रतिबंधों के आधार पर ही आप धार्मिक कार्यों के प्रबंध की आपको क्या है, स्वतंत्रता है। तो याद रखना, तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, ये तीन हो गया, यानी कि ऑप्शन 1, 4 एंड 5। तो देख लीजिए 1, 4, 5 कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। इसका मतलब डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 59। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? 19, 26, 29 या 30? तो दोस्तों याद रखना ये कौन सा होगा? आर्टिकल 30। ठीक है, अगला बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों में स्थापना करना, उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा? तो ये भी आपको मैंने बता दिया, अनुच्छेद 30 में ये बात कही गई है। नीचे दिए गए कथनों में से एक कथन को तथा दूसरे कथन को कारण आर कहा गया है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है आर्टिकल 30 के अंतर्गत। आर्टिकल 30 में केवल यही कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो अपने शिक्षण संस्थानों को खोल सकते हैं और उनका प्रशासन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता देता है, मान्यता प्रदान करता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 29 में जो अल्पसंख्यक वर्ग के, हम कह सकते हैं समुदाय के संस्कृति को, उनके समाज को संरक्षण प्रदान किया गया है आर्टिकल 29 के तहत, तो उसमें धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक की ही बात की गई है। तो बताइए ए और आर
एक बात तो आपको पूरा पता है कि ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन अब आपको देखना है कि सही व्याख्या करता है क्या। तो ये सही व्याख्या नहीं करता है, यानी इसको देखकर आप बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा सकते कि इसमें अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित किया गया है कि नहीं। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट है। और आप देख रहे हैं इसी तरीके के प्रश्न यूपी पीसीएस में भी पूछे जाते हैं, और जो आगामी आपका एग्जाम आ रहा है यूपीएसआई, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, इसी तरीके के प्रश्न यूपीएसआई में भी पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबद्ध है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया गया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इसको आईएएस यूपीएससी प्री में पूछा गया है, इसका मतलब ये हल्के में तो होगा नहीं बिल्कुल भी। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। 301 कहां से हो गया संपत्ति के अधिकार से संबंधित। संपत्ति के अधिकार से संबंधित तो आर्टिकल 31 था। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। आपको पता है पहले ये मूल अधिकार था, लेकिन इसके बाद इसको अमेंड करके 44 अमेंडमेंट 1978 के द्वारा इसको हटाकर एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और भारत के संविधान के अगर हम लोग पार्ट की बात करें तो 12th पार्ट में आर्टिकल यानी कि 12वें भाग में आर्टिकल 300 का के तहत इसको रखा गया था। तो अब देखते हैं अगला ऑप्शन क्या कहता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतः स्थापित हुआ था। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इसने क्या लिखा है, केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं था। उस समय पर जनता सरकार थी और मोरारजी देसाई उस समय पर देश के प्रधानमंत्री थे। तो जनता सरकार थी 1978 में, और उस सरकार के द्वारा जो है ये 44वां संविधान संशोधन अंतः स्थापित किया गया था। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पर इसने घुमाने के लिए आपको कांग्रेस सरकार दे दिया गया है। तो ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। केवल 2 ऑप्शन सही होगा, यानी कि ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं 63 क्वेश्चन। दोस्तों आपको पता होगा कि आप आर्टिकल 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जिसमें आपको बोला गया है कि आप 32 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपने जो मूल अधिकार हैं उनको लागू कराने के लिए। तो ये उसमें दिया गया है, मेंशन किया गया है। तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब हम लोग जाते हैं तो हमारे पास कई प्रकार की रिट दी जाती है। जैसे कि एक दिया जाता है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या दिया जाता है? 5 प्रकार की रिट का वर्णन किया गया है अपने संविधान में। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक ये रिट है। दूसरी रिट की अगर हम लोग बात करें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद होता है एक परमादेश है, ठीक है। एक इसके बाद है अधिकार पक्ष, इसके बाद आपकी है एक आपका प्रतिषेध, एक है आपका उत्प्रेषण। तो ये 5 प्रकार की बंदी प्रत्यक्षीकरण आपको मतलब कि 5 प्रकार की रिट दी गई है। क्या दी गई है? रिट दी गई है दोस्तों। और अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, कोई उसको लागू नहीं कर रहा है, तो आप बारी-बारी से इन रिट्स को दायर कर सकते हैं उन व्यक्तियों के खिलाफ। तो पहला इसने दिया है बंदी प्रत्यक्षीकरण किससे रिलेटेड है। तो बात आप समझ रहे हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि सशरीर आपको उपस्थित होना पड़ता है। यानी कि हमें आपका क्या चाहिए? शरीर चाहिए। तो यानी कि ए का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये आपका 4 से मैच करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये चीज याद रखना आप लोग, ठीक है। उसके पश्चात अगर हम लोग बात करें तो दूसरा पॉइंट है परमादेश। परमादेश का अर्थ होता है कि हम क्या देते हैं? आदेश देते हैं। क्या देते हैं? आदेश देते हैं। यानी कि डी का कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड पार्ट सही होगा। इसके बाद है प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्रिया। तो यहाँ पर याद रखिए अधिकार प्रक्रिया तो आपका है कि किस अधिकार से, क्या है? किस अधिकार से आप ये बात कर रहे हैं। इसके बाद एक है प्रतिषेध और एक है आपका उत्प्रेषण। तो इन दोनों को ही आप लोग याद रखना। प्रतिषेध का क्या अर्थ है और उत्प्रेषण का क्या अर्थ है, इसको आप लोग जरूर याद रखिए। यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है दोस्तों। तो इसलिए मैं यहाँ पर फिक्स करना चाहता हूँ कि आप किसी तरीके से कभी भी ये चीज की गलती यानी कि ये गलती ना करें। तो इसका बिल्कुल भी आप लोग ध्यान रखना दोस्तों कि जो आपका सी पार्ट है यानी कि प्रतिषेध होता है, इसका अर्थ होता है अधीनस्थ न्यायालय का लेख। क्या इसका अर्थ होता है दोस्तों? अधीनस्थ न्यायालय का लेख। और फिर उत्प्रेषण का क्या अर्थ होता है? कि पूर्णता सूचित किया जाता है। क्या यानी कि पूर्णता सूचित कीजिए। तो उत्प्रेषण का अर्थ होता है पूर्णता सूचित कीजिए,
और प्रतिषेध का अर्थ होता है अधीनस्थ न्यायालय का लेख, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो आप लोग याद रखना, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी पार्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा प्रश्न था ये। बंदी प्रत्यक्षीकरण तो आपको पता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, टू बी सर्टिफाइड बोलते हैं क्या, क्या बाय व्हाट अथॉरिटी बोलते हैं, क्या वी कमांड बोलते हैं, या टू हैव द बॉडी ऑफ। तो बिल्कुल सही है, इसका बिल्कुल ही सुमेलन हो रहा है, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी कि हमें शरीर चाहिए। परमादेश वी कमांड बिल्कुल सही है, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड है, और लास्ट है अधिकार पक्षा, ये है बाय व्हाट अथॉरिटी, बिल्कुल सही है। लेकिन प्रतिषेध जो टू बी सर्टिफाइड था ये नहीं है, आप लोग याद रखिए। यहीं पर मैंने आपको बताया है कि प्रतिषेध बताइए क्या है, अधीनस्थ न्यायालय का लेख है। क्या है, अधीनस्थ न्यायालय का लेख। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन गलत हो गया, इसका ऑप्शन सी गलत हो गया, यानी कि कौन सा ऑप्शन से गलत हो गया, इसका सी ऑप्शन गलत हो गया। तो ये आपका ऑप्शन सी गलत हो गया, क्योंकि प्रतिषेध जो था दोस्तों, प्रतिषेध के लिए ये युग्म सही नहीं था, यानी कि टू बी सर्टिफाइड जो था वो आपका किसके लिए था, उत्प्रेषण। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर उत्प्रेषण, देखिए उत्प्रेषण में आप लिखा है पूर्णतः सूचित कीजिए, उत्प्रेषण में क्या लिखा हुआ है, पूर्णतः सूचित कीजिए, यानी कि पूरी तरीके से सर्टिफाइड करिए। टू बी सर्टिफाइड ये किसका है बताइए, तो ये आपका उत्प्रेषण का है, ना कि प्रतिषेध का। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोनों ही प्रश्न दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। देख रहे हैं आप, यूपीपीसीएस 2019 प्री में इस तरीके का प्रश्न पूछा भी गया। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। तो बताइए 32 के अंतर्गत कौन प्रवर्तित किए जाते हैं, मौलिक अधिकार प्रवर्तित किए जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। के एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। बिल्कुल दोस्तों, के एम मुंशी संविधान बनाने वाले यानी प्रारूप समिति में संविधान बनाने वाली समिति के अध्यक्ष सदस्य थे, और ये एकमात्र कांग्रेसी थे जो आपके प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य रहे हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज एन की स्थिति की गई। ये दोस्तों बिल्कुल सही है, आपको पता है बलवंत राय मेहता समिति का बहुत बड़ा योगदान रहा पंचायतों के गठन के लिए, तो यानी कि सी भी सही है। अब लास्ट है आपका, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, और यही आपके ऑप्शन के हिसाब से यही ऑप्शन सही है। तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन को सही करना है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो यही वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति नहीं, मूल अधिकारों का संरक्षक भारत की सर्वोच्च न्यायालय होती है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है तो याद रखना न्यायपालिका भारत की जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। बढ़ते 68 पे संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो याद रखना सर्वोच्च न्यायालय, नीति पार्ट इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है, तो राष्ट्रपति को नहीं समझा जाता, प्रधानमंत्री को नहीं समझा जाता, संसद को नहीं समझा जाता, ये है आपका न्यायपालिका, यानी कि न्यायपालिका को समझा जाता है दोस्तों। 70 क्वेश्चन पर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। महान्यायवादी, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, संसद। तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भारतीय मौलिक अधिकारों का संरक्षक या रक्षक माना जाता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है तो आप उसको लागू कराने के लिए किसका सहारा लेते हैं, उच्चतम न्यायालय का सहारा लेते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है, तो आपको पता है 33, 226, 132 या 32। तो आपको पता है यहाँ पर क्या पूछा गया है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय की बात करी गई है, तो उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत आपकी रिट दायर करती है। जबकि अगर हम बात करें आर्टिकल 226 की, तो ये आपका 226 जो है वो आपकी हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय जो है वो करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया, तो आपको सबको पता है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, अगला देखिए, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा, बिल्कुल सही है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा था, तो ये बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन। और अगर हम लोग इसके बाद बात करें कि आर ऑप्शन इसमें क्या लिखा हुआ है, यानी कि कारण क्या दिया गया है, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है,
तो ये भी बिल्कुल सही है और ये उसका सही स्पष्टीकरण भी है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों 73 का अगर हम लोग बात करें तो 73 का ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए पार्ट, यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, इसका कारण भी, इसका स्पष्टीकरण भी सही है और इसका कारण भी सही है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि व्यक्ति की अपनी सशरीर स्वतंत्रता जो होती है उसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट दायर की जाती है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट दायर की जाती है। तो आपको पता है मेंडेमस, quo warranto, सर्टियोरेरी या हैबियस कॉर्पस। तो दोस्तों याद है हैबियस कॉर्पस, इसी को ही बोलते हैं दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि सी पार्ट इज द राइट आंसर। 75 क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है आपका 76। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसके दो आंसर थे, लेकिन आयोग ने, जो बिहार बीसीएस का आयोग है, उसने एक ही आंसर को माना। जबकि पोस्टमार्टम होता है, जैसे कि आपको बिल्कुल याद होगा कि अधिकार पक्ष क्या होता है कि आप किस अधिकार से बैठे हुए हैं, यानी कि इसका कहना होता है अधिकार पक्ष का कि आप बताइए किस अधिकार से आप इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आपका क्या अधिकार है, तो उस समय पर भी ये आपका लागू किया जाता है। यानी कि 76 में डी ऑप्शन तो होना ही होना, ठीक है, ये तो आपका होना ही होना है। लेकिन आप एक बात और याद रखिए कि जो उत्प्रेषण होता है, ये जो उत्प्रेषण वाली रेट होती है, इसमें भी जो उच्चतम न्यायालय होते हैं, यानी कि उच्च न्यायालय होते हैं, वो अपने अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं उनके द्वारा लिए गए जो निर्णय होते हैं उनकी जांच कर सकते हैं, उनकी री एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उनका पुनः परीक्षण कर सकते हैं और उन उनके द्वारा अगर गलत कोई निर्णय लिया गया तो उसको अपने तरफ ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो उत्प्रेषण में भी एक तरीके से पोस्टमार्टम ही किया जाता है, री एग्जामिनेशन ही किया जाता है। तो ऑप्शन सी और डी दोनों सही होने चाहिए थे। तो सी और डी दोनों सही होना चाहिए था, यानी कि या तो इसका ये ऑप्शन होना चाहिए था, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए था, लेकिन आयोग ने डी ऑप्शन को सही माना है। तो आप लोग याद रखिएगा, मैं तो जो इसको रिकमेंड करूंगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि इनमें से उपयुक्त में से एक अधिक, एक तो आपका अधिकार पक्ष और एक आपका उपनिषद। याद बढ़ते हैं 77 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को देखिए आप लोग, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ये देखने में सुविधा हो। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन, इसमें बोला गया अनुच्छेद और यहाँ पर प्रावधान लिखे गए, आपको बताना है कि ये किससे मैच करें। पहला है 16 का 2, दूसरा है 29 का सेकेंड एंड तीसरा है 30 का 1 और चौथा है आपका 31 का 1। तो पहला है 16 का 2। तो आपको पता है कि आर्टिकल 16 आपको जो नियुक्ति और नियोजन से संबंधित होता है सरकारी नौकरियों में, उसमें समान अधिकार देता है। तो आपको पता है कि रोजगार के सम वितरण जो है उससे संबंधित है ये। तो बताइए 16 का 2 क्या हो जाएगा। कानूनी प्राधिकार के सिवा इससे वंचित रखना ही बिल्कुल नहीं। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता, यही इसका सही होगा। नहीं, ए का तो सेकंड हो गया। अनुच्छेद 29 के 2 में लिखा हुआ है सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर, अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। तो ये तो आपको मैंने बताया है कि आर्टिकल 30 में है, आर्टिकल 30 में ये बात कही गई है। इसके बाद किसी भी अगला अगला जो इसमें लिखा हुआ है, किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। तो यही दिया गया है दोस्तों 29 के क्लास 2 में। याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत लोग गलती कर देते हैं। और लास्ट में है 31। तो आप बताइए 31 का फिर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। जो पहला ऑप्शन है वो आपका 31 का हो जाएगा, ठीक है, यानी कि संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो अब आप ऑप्शन अपने आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है दोस्तों, एक बार जरा उसको भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 78। 78 क्वेश्चन कहता है कि मौलिक कर्तव्य आपको किस में दिए गए हैं। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, मूल ढांचे का सिद्धांत क्या है, इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध क्या है। तो आप एक बात तो याद रखते हैं कि मैंने कहा है कि आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में आपको
शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें आर्टिकल 23 कहता है कि मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम से निषेध। तो बताइए जरा, आपका इंसानों के अनैतिक व्यापार वाला तो हो गया, आपका डी का पार्ट हो गया 23। अगला है मूल ढांचे का सिद्धांत, और तीसरा है संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अब ये आपका फंसता है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य तो आपको पता है। बताइए, मौलिक कर्तव्य भारत में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत ये मौलिक अधिकार जो है वो आपके लागू किए गए थे दोस्तों। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, संविधान के 42वें संविधान संशोधन के तहत इनको लागू किया गया था। लेकिन अब आप फंसेंगे कहां पर, या तो मूल और ढांचे का सिद्धांत, और दूसरा है संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो दोस्तों ये दोनों पार्ट आपके फंसने वाले हैं। तो आपको पता है कि मूल ढांचे का सिद्धांत आपका कब आया था? बताइए, मूल ढांचे का सिद्धांत आपका कब आया था? अगर मैं आपसे ये पूछता हूं तो ये आया था दोस्तों मिनर्वा मिल केस के द्वारा। और अब बचा हुआ कौन सा रह गया? संविधान यानी संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, तो ये हो गया आपका केशवानंद भारती। यानी बी का आपका बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? केशवानंद भारती केस हो गया ये इसका। दोस्तों केशवानंद भारती केस में आप जानते हैं मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, लेकिन उसका अनुमोदन जो हुआ था वो मिनर्वा मिल केस 1980 में हुआ था। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना कि मूल ढांचे का सिद्धांत अगर कहा जाए दोनों ही ऑप्शन में है, तो पहले तो इसको लगाएंगे, उसके बाद इसकी बात करेंगे। तो अब आपके लिए बहुत इजी हो गया, अब आप इसके ऑप्शंस को क्लियर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपको। उपाधियों का निषेध आपको पता है अनुच्छेद 18 में रखा गया है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आपको बताइए किस अनुच्छेद में रखी गई है? धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 26 में रखी गई है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण जो दिया गया है वो आपको आर्टिकल 29 में, क्योंकि आर्टिकल 29 का क्लॉज 1 कहता है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनकी भाषा, उनकी लिपि और उनकी संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार उनको होगा। और शिक्षा का अधिकार आपको पता है ये 21 का ऑप्शन आपका हो गया है, जो नया अधिकार आपका जोड़ा गया 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो अब आपके पास इसको लगाना ऑप्शन आपके लिए आराम से लगा सकते हैं। 80वां प्रश्न देखिए, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो आपको पता है कि केशवानंद भारती वाद। कौन सा है? केशवानंद भारती वाद। तो 80 का कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा? ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 81वां, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, यानी यहाँ पर सर्वोच्च लिखा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे के लिए किया? तो याद रखना केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, किस बात ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की? तो आपको पता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने प्रतिपादित की थी। संपत्ति का अधिकार एक है मौलिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, वैधानिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार। तो दोस्तों इसका दोनों ही होना चाहिए, सी और डी, लेकिन इसमें ऑप्शन एक ही दिया गया है, तो आप इसमें कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि वैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार बात एक ही हो जाती है। तो 83 का आपका जो ऑप्शन है वो सी और डी होगा। और दोस्तों एक और बात आप लोग याद रखना, संपत्ति, क्योंकि आपको पता है कि संपत्ति के अधिकार को हमने 44th अमेंडमेंट, ये भी मैं लिख देता हूँ, 1978 के द्वारा हमने इसको हटा दिया था। और कहाँ रख दिया था बताइए? संविधान के पार्ट 12 में। कौन से भाग में? पार्ट 12 में, और आर्टिकल 300 का के तहत इसको रख दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 84वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? संविधान का 40वां, 42वां या 44वां? तो आपको पता है 44वां संविधान संशोधन, अभी बताया 1978। और ये भी याद रखना कि उस समय पर जनता पार्टी की सरकार थी। किसकी पार्टी की? जनता पार्टी की सरकार थी, भूलना नहीं है आप लोग। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब सम्मिलित किया गया है? तो आपको पता है 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। बढ़ते हैं 86 पर। निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति अधिकार को हटाया है? तो आपको पता है 44वां संविधान संशोधन 1978। देख रहे हैं आप, एक ही क्वेश्चन को कई बार पूछा जाता है कई एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से। तो किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया? तो आपको पता है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 88 का कहता है भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया था? तो आपको पता है व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, ऐसा नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बिल्कुल नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल नहीं है। संपत्ति का अधिकार निकाल दिया गया था। उसके बाद देखते हैं 89 में दिया गया, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार, नैतिक अधिकार में से कोई नहीं है, वैधानिक अधिकार। तो आपको पता है बी पार्ट इज द राइट आंसर, यानी कि वैधानिक अधिकार है।
जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया, वो 43वां है, 45वां है, 44वां है, 42वां है, तो आपको पता है 44वां संविधान संशोधन है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 91। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार, या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों। तो समानता का अधिकार तो है मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार तो मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार और क्या रहेगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपको पता है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। पढ़ते हैं 92 यानी कि 92nd क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया? तो आपको मैं बता दूं, भारतीय नागरिकों को केवल ये अधिकार दिए गए 15, 16, 19, 29 और 30। तो केवल यही अधिकार जो है वो केवल सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली किसको दिए गए हैं? ओनली इंडियंस को, यानी कि भारतीयों को, इंडियन सिटीजन्स। तो इसमें बोला है संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो बताइए कि इसमें बोला नागरिकों को नहीं दिया गया है, ठीक है, भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है कौन सा मूल अधिकार? तो पहले तो संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो आपको बिल्कुल पता है कि मूल अधिकारों में अगर हम लोग बात करें, संपत्ति का अधिकार बिल्कुल नहीं दिया गया। शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार दिया गया है, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में ये अधिकार है। देश भर में आजादी के साथ जीने आने जाने का अधिकार, ये आर्टिकल 21 के साथ आपको देता है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो 19 के डी पार्ट में भी संचरण का अधिकार दिया गया है, तो वो भी है। संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार भी आपके पास है। तो बताइए 92 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो आप कहेंगे 92 का आपका ऑप्शन जो नहीं दिया गया है, बी पार्ट इज द राइट आंसर। यहाँ तक आपको सबको क्लियर होगा मुझे लगता है, ठीक है। बढ़ते हैं 93rd पर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? तो आपको बताइए समानता का अधिकार है, आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, विरोध का अधिकार ये कोई अधिकार नहीं है, ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया। उसके बाद देखते हैं 94 में, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? समानता का अधिकार प्रदान करता है दोस्तों, समान आवास का, धर्म पालन करने का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन ये समान आवास का अधिकार क्या होता है दोस्तों? यही नहीं देता है। अगला देखते हैं 95th क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत किया गया है। बताइए समानता का अधिकार कहां से कहां दिया गया है? 14 से बताइए कितना 18 तक। दोस्तों कभी भी गलती मत करना, 14 से 18 यानी कि 4 आर्टिकल है, नहीं 14 को भी सम्मिलित किया गया है, यानी कि 14 to 18 5 अनुच्छेद हैं। 96 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो बताइए नागरिकों को नहीं दिया गया है, तो पूछा गया देश के किसी भाग में बसने का अधिकार भाई दिया गया है। लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार बताइए दिया गया है, सूचना का अधिकार बताइए नहीं दिया गया, सूचना का अधिकार दिया गया है या नहीं दिया गया है? लिंग समानता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार 96 का। तो आपको बता दूं मैं, यहाँ पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सूचना का अधिकार जो है दोस्तों, ये सूचना का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है, मूल अधिकार नहीं है दोस्तों। ये एक कानूनी अधिकार है जिसको 2005 में बनाया गया था, किसी एक कानून के तहत आया था, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा इसको मतलब कि इंस्टेंट किया गया। तो इसलिए आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो भी कानून को बनाकर उसके बाद अधिकार दिए जाते हैं वो आपके कानूनी अधिकार होते हैं, ना कि मूल अधिकार, ठीक है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? ये आपसे पूछा गया, इस सभी व्यक्तियों को प्राप्त कौन सा अधिकार है? तो आपको पता है कि बताइए आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये ऐसे आर्टिकल हैं दोस्तों जो केवल किसको दिए गए? केवल भारतीयों को, यानी कि कोई विदेशी है, केवल भारतीयों को ये दिए गए हैं। और ऐसे अधिकार जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, तो आपको पता है 14, 15, 16 तो हो ही गया, 17, 18, 19 हो गया, 20 हो, 20, 21, 22, साथ ही साथ 23, 24, हम कह सकते हैं 25, 26, 27, 28, 29 हटा दीजिए, 30 भी हटा दीजिए, 31, 32। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये सभी जितने भी आर्टिकल हैं वो सभी को दिए गए हैं, ठीक है। तो विधि के समक्ष संरक्षण का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार बताइए कौन सा होता है? आर्टिकल 15, ये केवल आपको पता है भारतीयों को दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार बताइए क्या होता है? आर्टिकल 19।
यानी कि 19 भी बताइए जो केवल भारतीयों को दिया गया। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार बताइए ये कौन से में दिया गया है, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो बताइए जरा, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार ये कौन सा आर्टिकल है? तो आप कहोगे ये आर्टिकल तो आपका सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार 29 में आता है। किसमें आता है? 29 में आता है, क्योंकि आपको पता है 25 से लेकर 28 तक आपका क्या है? 25 से लेकर 28 तक आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन उसके बाद शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार आपके 29 और 30 में रखे गए हैं। तो बताइए दोनों ही आर्टिकल आपके इसमें आते हैं, यानी कि ये भी आता है। इसका मतलब विधि के समक्ष संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण जो है इसका अधिकार आर्टिकल 14 में आता है, जो सभी को प्राप्त है। ठीक है, सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। इसका अर्थ भी वही है कि ऐसे अधिकार जो केवल भारतीयों को दिए गए उनके लिए ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार ये आपको पता है आर्टिकल 19 में दिया गया है। यानी कि 19 वाला जो आर्टिकल है केवल और केवल भारतीयों को दिया गया, ओनली इंडियंस के लिए है ये, तो इस पर दावा नहीं कर सकता। अच्छा, विधि के समक्ष समता का अधिकार 14 में है और ये आपका इस पर दावा कर सकता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार है, तो बताइए इसमें आर्टिकल 21 है, इसका भी दावा कर सकता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका 25 है, इसका भी दावा कर सकता है। यानी कि दावा नहीं कर सकता तो वो होगा आपका आर्टिकल ए का, यानी कि ए का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आपका केवल भारतीय को दिया गया है। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? आवास का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार बिल्कुल दिया गया है आर्टिकल 21 के तहत। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार या आवास का अधिकार बिल्कुल। आप बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? 99 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो आपको पता है निवास करने या बस जाने का अधिकार, ये भी आपको आर्टिकल 19 देता है, तो ये भी है। लेकिन समान कार्य के लिए समान अधिकार, समान वेतन का अधिकार, ये दोस्तों मूल अधिकार में नहीं है, ये नीति निर्देशक तत्वों में है। नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, जो आप आगे अगला चैप्टर पढ़ेंगे जब उसके प्रश्न हम लोग लगाएंगे तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको कि ये क्या होगा। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा? 1 एंड 2। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो कि है आपका लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का। तो इसमें किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके वाक स्वतंत्र और, हम कह सकते हैं इसके वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन होगा। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, उसके अगर आप किसी को बाध्य कर रहे हैं तो उसकी जो उसको व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है, उसकी जो हम कह सकते हैं भाषण की आजादी दी गई, उसका ये उल्लंघन माना जाएगा। तो बिल्कुल ये ऑप्शन है, नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके तहत नहीं किया जा सकता। इसके अंतःकरण की, इससे अंतःकरण की और धर्म के बाद रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा, बिल्कुल होगा दोस्तों। और राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। और एक और ऑप्शन है दोस्तों, इसमें लिखना मैं भूल गया हूँ, तो वो ऑप्शन है आपका फोर्थ। और जो फोर्थ आपका ऑप्शन नहीं, फोर्थ मतलब इसके जो ऑप्शंस हैं वो मैं लिखना भूल गया हूँ। तो आपको मैं अगर बता दूं तो ऑप्शन ए है इसका 1 और 2 सही है, बी है इसका आपका 2 और 3 सही है, और सी है आपका इसका 1 2 एंड 3 तीनों सही है, और डी है इसका ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज। तो आपको बताइए इसमें तीनों ही सही होंगे, यानी कि आप किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक केस था केरल में, इमैनुअल बनाम केरल, इमैनुअल बनाम केरल के वाद में ये हुआ था 1986 में। ठीक है, जहां पर एक विशेष समुदाय से आने वाले, यानी कह सकते हैं एक विशेष संस्कृति को पालन करने वाले दो बच्चे थे, और उन्होंने राष्ट्रगीत को गाने से मना कर दिया था, यानी कि नहीं गाया था। तो इसके आधार पर उन पर केस जो दर्ज हुआ उसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बात कही, और ये बात उनकी। तो आपको मैंने इस तरीके से दोस्तों टॉप 100 क्वेश्चंस जो हो सकते हैं इस चैप्टर के, यानी फंडामेंटल राइट्स के, तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए, विद एक्सप्लेनेशन कवर किए हैं। मुझे लगता है कि हमारा ये एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है। एंड इफ यू लाइक द वीडियोस, तो प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल if you haven't subscribed it yet, and also press the bell icon so that you can't miss notifications जो भी आगे आने वाली वीडियोस है। धन्यवाद दोस्तों।